सो हेलो क्लास 12। आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत इस कंसेप्ट के बेसिस पर अपन बहुत सारे अलग अलग न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड बहुत मजेदार है, मजेदार कंसेप्ट है। मतलब एकदम रियल लाइफ और थ्योरी बिल्कुल कम है इस कंसेप्ट में। पहले अपन मतलब समझ लेते हैं रियल डेप्थ क्या होता है एंड अपेरेंट डेप्थ क्या होता है। तो अगर मैं रियल डेप्थ के बारे में बात करूं तो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन, वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली कहां पे है उसको अपन बोलते हैं रियल डेप्थ। और ऑब्जेक्ट जो अपन को उसकी पोजीशन दिखाई दे रही है वो हो जाएगी उसकी अपेरेंट डेप्थ। एक कहने का मतलब ये आपका एक मार्कर है, ये मार्कर सपोज एक टब में गिर जाता है या फिर एक बकेट में ये मार्कर गिर जाता है, तो आप जब उस मार्कर को ऐसे ऊपर से देखोगे तो आपको इसकी पोजीशन जो है थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखेगी। आपको इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखेगी, उसको अपन बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। असली में पोजीशन उठी हुई नहीं है, असली में बिल्कुल भी पोजीशन उठी हुई नहीं है, वो आप सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में, उसको आप बोलोगे क्या, अपेरेंट डेप्थ। एक डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको उसको समझाना चाहूं तो समझना। देयर इज अ बीकर, इस बीकर में भरा हुआ है अपना पानी, है ना, इसमें पानी भरा हुआ है। अब हो क्या रहा है, इस पानी में सपोज एक बकेट है और इस बकेट में पानी है। इस पानी में एक कॉइन जो है, इस पानी में एक कॉइन जो है वो गिर गया है। इस पानी में एक कॉइन जो है वो गिर गया है। गरीब लोग हैं भाई, अपन लोगों के पास नोट नहीं रहता, अपन लोगों के पास कॉइन नहीं रहता है। तो इस पानी में एक कॉइन जो है वो नीचे गिर चुका है। अब वो कॉइन आप देख रहे हो, ऐसे ऊपर से आप ऐसे करके देख रहे हो कि वो कॉइन जो है गिरा कहाँ है ना। तो एक तो नॉर्मल रे हो गई अपनी, और आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पिछला वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, कि होता क्या है, अगर कोई सी भी रे इंसिडेंट होती है नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, कोई सी भी रे अगर इंसिडेंट होती है नॉर्मल जैसे ही, तो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन अपने ओरिजिनल पाथ पे वापस चली जाएगी। तो एक रे जो हो गई वो तो अपन ऐसे ऊपर से अपन ऐसे देख रहे हैं ना, तो एक रे तो हो गई आपकी परपेंडिकुलर, ये रे जो है ये हो गई आपकी नॉर्मल। लेकिन एक रे से कभी भी इमेज नहीं बनती है ना, आपको दूसरी रे भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक रे तो नॉर्मल अपन ने जाके देख ली। अब नॉर्मल अपन ने जब देखा तो रे जो है विदाउट एनी रिफ्लेक्शन आपका क्या होता है, पास हो जाती है। लेकिन एक रे से कभी भी अपन लोगों ने हमेशा जितने भी केसेस पढ़े हैं, एक रे से कभी भी इमेज नहीं बनती है। तो अपन दूसरी रे भी कंसीडर कर लेते हैं। अपन लोगों ने एक दूसरी रे भी कंसीडर कर ली, है ना। एक दूसरी रे भी मैंने ये कंसीडर कर ली कि एक दूसरी रे भी यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूसरी रे भी बाहर निकल रही है। और आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस सरफेस के बाद जो है आपका जो मीडियम है वो इस सरफेस के बाद चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को एक और नॉर्मल रे बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस सरफेस के बाद आपका मीडियम जो है चेंज हो गया है। सपोज ये बाहर का मीडियम आपका μ1 है, दैट इज एयर, और अंदर का मीडियम तो वाटर है ही। तो इसका मतलब रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। ये क्या हो गया आपका डेंसर मीडियम, और एयर क्या हो गई आपकी रेयर मीडियम। तो जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो कहां बेंड हो जाएगी, इट विल बेंड लिटिल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ऐसा सीधा पास होनी चाहिए, लेकिन वो बेंड हो जाएगी थोड़ी सी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो रे बेंड हो गई थोड़ी सी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है।
सपोज मैं एक यहाँ पे एक आइज है ना, यहाँ पे आइज है जो देखने के लिए रुकी हुई है, जो ये ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश कर रही है ना। अब ये जो आइज है ये कहाँ पे देखेगी इमेज, ये बताओ, ये आइज को इमेज कहाँ पे देखेगी? ये पुराना जो 10th क्लास वाला कंसेप्ट है ना, मैं वो रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे अपनी दो रेज जहाँ पे मीट करती थी वहां पे इमेज बनती थी, जो भी अपन लोगों ने केसेस पढ़े थे उसमें, है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे अपनी आइज है, एक रे यहाँ से नॉर्मल थी और वो वापस से विदाउट एनी रिफ्लेक्शन पास हो गई, एक रे यहाँ से आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही थी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। अब एक रे ऐसी है और एक रे आपकी उससे दूर जा रही है, तो ये एयर में तो कहीं पे भी रेज मीट नहीं कर सकती ना बाबा ना, बिल्कुल भी मीट नहीं कर सकती। क्यों नहीं मीट कर सकती? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। तो ये रेज मीट कहाँ करेगी? पीछे। ये रेज मीट कहाँ करेगी? पीछे। तो सपोज वो रेज जो है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर गई, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी इमेज, यहाँ पे क्या बन जाएगी आप लोगों की इमेज। अब ये जो इमेज बनी है, ये जो आप लोगों की इमेज बनी है, ये ध्यान से देखोगे अगर आप लोग, तो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा पहले इमेज बनी है, उस ऑब्जेक्ट से इमेज काफ़ी ज़्यादा पहले बनी है। तो अगर काफ़ी ज़्यादा पहले बनी है, इसका क्या मतलब है कि जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखोगे, ऑब्जेक्ट को जब आप ऐसे ऊपर से देखोगे तो इमेज बेसिकली आपको यहाँ दिखेगी, विच विल बी योर apparent पोजीशन। apparent क्यों? क्योंकि असली में ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज अपन को यहाँ दिख रही है, तो वो क्या होगी आपकी apparent पोजीशन। तो ये जो डेप्थ है, this will be your d, that will be real depth, ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ कितनी है, this will be your d, है ना। और ये क्या हो जाएगी आपकी d डैश, मतलब this will be your apparent depth। ये क्या हो गई आपकी apparent depth। थोड़ी सी चीज ध्यान से समझना, ये रियल डेप्थ या apparent डेप्थ को अपन मेजर कहां से करते हैं? ऑब्जर्वर से मेजर करेंगे कि ऑब्जेक्ट से मेजर करेंगे? कहां से मेजर करेंगे? नहीं, ना ही आप ऑब्जर्वर से मेजर करोगे, ना ही आप ऑब्जेक्ट से मेजर करोगे। बेसिकली ये जो रियल डेप्थ और apparent डेप्थ है, ये आप मेजर करोगे हमेशा वाटर के सरफेस से। जो वाटर का सरफेस है उससे कितने नीचे इमेज बन रही है और उससे कितने नीचे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, वो अपन मेजर कहां से करेंगे? ऑब्जेक्ट के सरफेस से। चलो, तो यहाँ पे क्या हो गया, डी हो गई आप लोगों की रियल डेप्थ। एक बात और हमेशा ध्यान में रखना, आप लोग रटने की कोशिश मत करना है कि रियल डेप्थ जो है हमेशा अपरेंट डेप्थ उससे छोटी ही रहेगी। मतलब ऐसा मत सोचना कि हमेशा ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर ऊपर ही दिखेगा, कि जब भी अपन देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। ये रटने की कोशिश मत करना, अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें हो सकती है ना। तो ये मत सोचना कि apparent depth is always smaller than real depth, this case is not necessary, ठीक है। एंड रियल डेप्थ और apparent depth अपन कहां से मेजर करते हैं? ये दोनों चीजें अपन मेजर करेंगे from the surface, this is measured from the surface, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर अपन आगे बढ़े तो देयर आर टू मीडियम्स, ये दो मीडियम्स है, तो पहला मीडियम और दूसरा मीडियम। पहला मीडियम N2 या N1, अभी पहला और दूसरा मीडियम इसमें कुछ नहीं होता। N2 और N1 की एक खासियत है, हमेशा एक चीज याद रखना, N2 इज जिससे लाइट आ रही है, जिससे लाइट आ रही है वो N2। और आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए ऐसी लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो।
जिससे लाइट आ रही है वो N2 और जिसमें लाइट आ रही है वो है N1। जैसे ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है तो ऑब्जेक्ट की लाइट कौन से मीडियम से आ रही है, वाटर के मीडियम से आ रही है, तो ये जो वाटर का मीडियम है वो क्या हो जाएगा N2, क्योंकि जिससे लाइट आ रही है वो क्या है N2, और किस में लाइट आ रही है, एयर के मीडियम में लाइट आ रही है, तो जिसमें लाइट आ रही है वो कौन सा मीडियम हो गया N1। इसमें बहुत सारे लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया है कि जिससे लाइट आ रही है वो N2 और जिसमें लाइट आ रही है वो क्या हो जाएगा आपका N1। ठीक है, चलो तो आपका वाटर का मीडियम हो गया N2 और एयर का मीडियम क्या हो गया N1। सर ऐसा कोई रिलेशन मिल जाए हम लोगों को कि हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से कोई डेप्थ निकाल लें या डेप्थ की मदद से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें, ऐसा कोई रिलेशन मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो ठीक है, मैं आपको एक रिलेशन भी बता देता हूँ इसके बेसिस पे, इसके बिहाफ पे, ध्यान से देखना। N2 upon N1 will be equals to D by D dash. D will be your real depth upon apparent depth, है ना। तो N2 upon N1 will be equals to D upon D dash। ऐसा भी कह सकते हो कि रियल डेप्थ अपॉन apparent depth। ये अपने पास एक रिलेशन भी निकल के आ जाता है ना। गुड, चलो तो यहाँ पे अपनी इमेज बनी थी और जहाँ पे अपनी इमेज बनी थी वो क्या हो गया अपना apparent depth, और जहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वो क्या हो गया आपका रियल डेप्थ। और ये कौन सा सरफेस है, ये सरफेस है आपका वाटर और वो वाला सरफेस है आपका एयर। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है, इसको अपनी अपनी कॉपीज में अपने अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो जल्दी से, देन वी विल मूव ऑन। चलो अपन लोगों ने सीखा है कि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल बनाती है वो क्या हो जाता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो यहाँ पे ये जो रे है वो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो भी क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसा भी अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा देख लो कि ये रेस कुछ ऐसा कुछ z बना रही है ना। तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा ना। ऐसा कुछ z आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं, देखो एक रे ये है, एक रे ये है और एक स्ट्रेट लाइन ऐसी आ रही है, ठीक है। ऐसा कुछ आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। अगर डायग्राम में दिख रहा है तो ये वाला जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल जो है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, तो ये वाला जो एंगल है ये क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है अपना, ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ ये भी क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही हो गया, ये जहां पे अपनी इमेज बन रही है, ठीक है। समझ में आया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे कैसे मैंने मार्क किया है। चलो अगर समझ में आया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रेज होती है ना, बेसिकली ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल रे है, ये जो बेसिकली रेज होती हैं, दीज रेज आर पैराएक्सियल। ये जो रेज है ये रेज कौन सी है, पैराएक्सियल रेज है ये सारी की सारी। व्हाट डू यू मीन बाय पैराएक्सियल रेज? पैराएक्सियल रेज का मतलब क्या होता है? पैराएक्सियल रेज का मतलब होता है जिसके बीच में दो रेस, जिसके बीच का एंगल, जिसके बीच का थीटा इज वेरी स्मॉल, उन रेस को अपन बोलते हैं पैराएक्सियल। जिन दो रेस जिनके बीच का एंगल बहुत छोटा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं पैराएक्सियल। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, आप खुद देखो
कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे, इनके बीच का एंगल छोटा ही होगा, क्योंकि ये सारी रेज, ये आई जो है देख रही है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये सब आपकी आई के अंदर जा रही है। आपकी आई की साइज कोई बहुत बड़ी नहीं है कि 1-2 किलो आपकी आई की साइज है। आपकी आई की साइज बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी आई की साइज है आप लोगों की। तो वो छोटी सी आई की साइज में रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे सब कुछ एंटर कर रही है उस छोटे से सरफेस पे। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इस छोटे से सरफेस पे सारी रेस अगर एंटर कर रही है, इसका मतलब सारी रेस के बीच का एंगल कितना ज्यादा छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा। तो ये सारी रेस जो है वो कौन सी रेस होंगी, पैरा एक्सियल रेस होती हैं, सारी की सारी रेस, ठीक है। इनके बीच का एंगल जो रहता है बहुत ज्यादा छोटा रहता है। चलो एक बार अपन देख लेते हैं। आप अपने स्नेल्स लॉ को वापस से याद करो कि आपका स्नेल्स लॉ क्या था, और मेरे को बताओ मेरे अकॉर्डिंग जो आपका स्नेल्स लॉ था, मेरे अकॉर्डिंग जो आपका स्नेल्स लॉ था, इस स्नेल्स लॉ ने क्या बोला था, n2 sin i will be equals to n1 sin r, n2 sin i will be equals to n1 sin r, है ना। ऐसा कुछ स्नेल्स लॉ ने बोला था। लेकिन इस केस में अभी अपन लोगों ने देखा कि therefore जो अपनी रेज हैं that are basically para-axial, and what do you mean by the term para-axial, कि आपका angle of incidence and angle of refraction are very small, इसलिए अपन इस रेस को क्या बोल रहे हैं, पैरा-एक्सियल बोल रहे हैं। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा छोटा है, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो साइन आई है that will be similar to इंसिडेंस ओनली, क्योंकि वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी है कि उसका कंपोनेंट साइन कॉस टेन के रिस्पेक्ट में आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो जो साइन आई है उसको अपन आई ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि रेस पैरा एक्सियल है, उनके बीच का थीटा बहुत एक्सट्रीमली छोटा है, तभी तो वो सारी रेस अपनी छोटी सी आई में एंटर कर पा रही है। विल बी सिमिलर टू tan i also, sin i हो चाहे tan i हो, अपन उसको i ही कंसीडर करेंगे। सेम गोज विद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, sin r will be similar to r and it will be similar to tan r, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है जो sin i है, tan i अपन को उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एक काम करता हूं मैं, अगर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये दोनों जो चीज है वो i और r के भी सिमिलर है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं, और मैं लिखता हूं n2 tan i will be equals to n1 tan r। tan कंपोनेंट इसलिए लिया क्योंकि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस से मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। जैसे कि ये हो गया अपना n2, अब tan i क्या होगा, सपोज एक सेकंड रुक जाओ, इनके जो बीच की डिस्टेंस है, ये रे जो जहां दूर जा रही है और ये रे जो है, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में मान लेता हूं x। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाले नॉर्मल और ये वाले नॉर्मल की जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ tan i क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो गया आपका बेस, और आपकी परपेंडिकुलर तो ये पूरा का पूरा डेप्थ हो गया, और ये क्या हो गया आपका बेस। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। चलो तो देखना, फिर से समझा रहा हूं, ये हो गया आपका बेस, ऐसा कुछ दिख रहा है ना, देखो ये और ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ट्रायंगल एक्स डी और ये वाली लाइन। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे ये एक नॉर्मल है और ये एक नॉर्मल है, इनके बीच की डिस्टेंस बेस हो गया x, और परपेंडिकुलर ये जो टोटल हाइट है ये क्या हो गई d। ऐसा कुछ दिख रहा है ना डायग्राम में, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना n2 tan i की वैल्यू क्या हो गई आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गई,
है ना। या फिर इस ट्रायंगल को आप ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो, इस ट्रायंगल को आप, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो इस ट्रायंगल को ऐसा ऐसा कंसीडर कर लो, ऐसा। तो ये जो पूरा का इस मतलब ये वाले जो पूरा का पूरा रहेगा, ये डेप्थ जो है आपका बेस हो जाएगी, और ये वाला जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, मैंने ट्रायंगल को से उल्टा किया है, इन्वर्ट किया है, तो ये हो जाएगी आपकी x, और ये हो गया आपकी क्या, जो भी आपका ये रेज जहां पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है ना। तो tan क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे tan की वैल्यू मैं रख देता हूँ क्या, x अपॉन d, ये d हो गया बेस, x हो गया आपका परपेंडिकुलर। अगर इस ट्रायंगल को मैंने इन्वर्ट कर दिया तो ध्यान से देखना आपका डायग्राम को, अगर उस ट्रायंगल को मैं इन्वर्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर अलग आ जाएगा। ध्यान से देखो, ठीक है। चलो नाउ सेम गोज विथ n1। अब tan r मतलब क्या होगा, जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके साथ बन रहा है, आपकी एपेरेंट डेप्थ के साथ, मतलब जहां पे इमेज बन रही है वहां हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगेन आपका ये x तो ऐसे का वैसे रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो बेस है वो तो दोनों नॉर्मल के बीच का सेम है, लेकिन आपकी जो डेप्थ है, आपका जो बेस है वो बदल गया। ये जो परपेंडिकुलर था अपना x, ये जो परपेंडिकुलर था अपना x, ये तो वैसे का वैसे ही है। आपका जो बेस है डेप्थ, वो जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है अपरेंट डेप्थ के केस में बन रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, tan r विल बी x अपॉन d डैश। समझ में आ रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इमेज के केस में बन रहा है, इमेज के केस में बन रहा है, मतलब अपरेंट डेप्थ के केस में बन रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा d डैश, और परपेंडिकुलर तो x वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक। तो अगर आपकी यहाँ पे x से x वैल्यू कैंसिल हो जाती है ना, x से x अगर आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाती है, देखना ये x से x वैल्यू कैंसिल हो गई, तो आपका लास्ट फॉर्मूला क्या बना, n2 अपॉन n1 विल बी इक्वल्स टू d अपॉन d डैश। तो ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आपका सिर्फ फॉर्मूले को मैंने ड्राइव कर दिया, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हो कि रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ, इसको ऐसा भी आप कह सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसको ऐसा कहोगे तो। हाँ, समझ में आया। तो ये दिस इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ डेरिवेशन फॉर n2 अपॉन n1 विल बी इक्वल टू d अपॉन d डैश। और ये वाला जो डायग्राम है, एक बार फिर से मैं जूम कर रहा हूँ, इस डायग्राम को देखना तो आपको परपेंडिकुलर बेस सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी। एक बार बस इस डायग्राम को कंसिडरेशन में लो, ध्यान से देखो इस डायग्राम को बिल्कुल, यू विल लेट नो एवरीथिंग यू वांट। और अपने कॉपीज में इस डायग्राम को बना लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे बना है ये मैंने आपको बना के दिखाया था। ठीक है, वी कैन मूव ऑन नाउ। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, वो एक चीज ये है कि जो रियल डेप्थ है और जो अपरेंट डेप्थ है वो हमेशा आप मेजर करोगे सरफेस से, वो ऑब्जेक्ट से या फिर वो इमेज से या ऑब्जर्वर से कहीं से भी मेजर नहीं करोगे। रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ विल ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। वीडियो पॉज कर लेना। 1 2 3 4 5। चलो एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर कर देते हैं बहुत इजीली। एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बेसिक क्वेश्चन से अगर स्टार्ट करें तो ये है आपकी एक बर्ड, इससे अच्छी बर्ड मैं बना भी नहीं सकता आप लोगों के लिए। और ये बर्ड की जो डिस्टेंस है वो इस सरफेस से है 36 सेंटीमीटर।
और इस सरफेस के नीचे आपका क्या है, पूरा का पूरा पानी है। इस सरफेस के नीचे आपका पूरा का पूरा पानी है और इस पानी में है एक फिश। इस पानी में है एक फिश। फिश भी मेरे को बनानी नहीं आती, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। लग रही है तो फिश ठीक है, लग रही है तो ठीक है, नहीं लग रही है तो समझ जाओ भावनाओं को। और ये सरफेस से जो इसकी डेप्थ है इस फिश की वो है 24 सेंटीमीटर। नाउ इस बर्ड को, इस फिश को देखना है ऐसे ऊपर से। ये बर्ड जो है ऐसे फिश को देख रही है, तो आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, फाइंड द अपरेंट। आपको जो निकालना है वो निकालना है अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, बर्ड के रिस्पेक्ट में। तो एज सीन बाय बर्ड। एक ही फॉर्मूला है भाई। आज के वीडियो में अपन जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या है आपका, n2 upon n1। देखो n2 upon n1 will be equals to d upon d dash। एक ही फॉर्मूला लगेगा। d dash आपकी अपरेंट डेप्थ होती है तो वो आपको निकालना पड़ेगा। सपोज इस n2, ये वाला मीडियम तो हो गया एयर, ये वाला मीडियम हो गया आपका सपोज वाटर। और वाटर की जो अपरेंट रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, ये देख रहा है बर्ड, तो रे ऑफ लाइट कहां से आएगी, वाटर से इस बर्ड के पास जाएगी। ठीक है, तो इसकी n2 जो है मतलब ये जिससे लाइट आ रही है ना, तो ये कितना हो गया n2 सपोज आपका हो जाता है 4/3। और एयर है ऊपर तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1 ही होगा। तो n1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो ये क्या हो गया, n2 विल बी 4/3 और n1 हो गया 1 विल बी इक्वल्स टू d। d क्या था आपका, रियल डेप्थ है ना। तो रियल डेप्थ किससे होगी, इस सरफेस से कैलकुलेट करेंगे ना रियल डेप्थ। कहीं और से कैलकुलेट करेंगे नहीं, सरफेस से करोगे सर। तो रियल डेप्थ हो गया आपका 24 और अपरेंट डेप्थ जो है d डैश आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 24 into 3/4 विल बी d डैश। तो ये हो गया 6 3 18। d डैश कितना आया आपका 18 सेंटीमीटर। तो योर आंसर विल बी 18। ठीक है, अरे बेवकूफो 18 आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो 18 है ये 18 सेंटीमीटर जो है ये हमेशा आप अपरेंट डेप्थ हो जाए, रियल डेप्थ तो कहां से मेजर करोगे, सरफेस से मेजर करोगे ना। तो ये जो है ऊपर से जब इसको दिखेगी तो वो पानी से 18 सेंटीमीटर, सरफेस से 18 सेंटीमीटर नीचे दिखेगी फिश। लेकिन उसके लिए, इस बर्ड के लिए जो टोटल हो गया, जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो 36 सेंटीमीटर। तो ये 36 प्लस 18 सेंटीमीटर ये फिश, तो प्लस 18। तो आपका d कितना हो जाएगा, d आ जाएगा आपका 54 सेंटीमीटर। समझ में आया ना भाई। पहले ये बर्ड अपना पहले 36 सेंटीमीटर तक तो सरफेस पे आई, सरफेस के फिर 18 सेंटीमीटर वो नीचे उसको फिश दिख जाएगी। एक्चुअली फिश 24 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो फिश 18 सेंटीमीटर पे उसको दिख जाएगी। फिश थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखेगी, लेकिन उसको फिर भी ये 36 तो देखना ही पड़ेगा, उसके बाद वो 18 सेंटीमीटर नीचे देखेगा। तो ये जो डेप्थ है, ये जो अपनी अपरेंट डेप्थ आई है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रॉम दी सरफेस थोड़ी ना पूछा, क्वेश्चन में पूछा है एज सीन बाय बर्ड। तो जो बर्ड देखेगी वो कितने डेप्थ पे देखेगी फिश, उसको 54 सेंटीमीटर के डेप्थ पे देखेगी। तो इसको कॉपी डाउन कर लो जल्दी से, बहुत इजी न्यूमेरिकल था। फिर अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं एक लेवल बढ़ा के। चलो सेम क्वेश्चन, लेकिन बस एक चीज, डायग्राम मेरे ख्याल से आप लोगों के पास होगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। अब आपको जो निकालना है वो निकालना है अपरेंट
अरे हाइट की स्पेलिंग क्या होती है ना, HI की HEI? HEI होती है। चलो गुड। एपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड। अब आपको निकालना है एपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड। अब कौन देख रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? एज सीन बाय फिश। यहाँ तो इश्क लड़ रहा है भाई, एक बार बर्ड फिश को देख रही है, एक बार फिर फिश बर्ड को देख रही है, दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत का सीन चल रहा है। ठीक है, तो एपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड इज सीन बाय फिश। अब जो फिश है वो बर्ड को देखने की कोशिश कर रही है। जल्दी से कर लो क्वेश्चन, फिर मैं करवाता हूँ वीडियो पॉज करके। इस क्वेश्चन में चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, क्योंकि डायग्राम नहीं बना है तो मैं जगह है मेरे पास, ऑप्शन दे देता हूँ। 54 सेंटीमीटर है ऑप्शन, 68 सेंटीमीटर है आपका ऑप्शन, और है आपके पास ऑप्शन 48 सेंटीमीटर, और है आपके पास ऑप्शन 72 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नहीं है आपके पास। जल्दी से कर लो ये। 1 2 3 4 5। वीडियो पॉज करके कर लेना, और जितने लोग मेरे साथ फ्लो में बहना चाह रहे हैं आ जाओ भाई, बहते हैं। N2 by N1 will be equals to D by D dash। N2 जिससे लाइट आ रही है, N1 जिसमें लाइट जा रही है। तो अगर फिश देखने की कोशिश कर रही है तो लाइट कहां से आएगी? एयर से आएगी। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, जिसमें लाइट जा रही है वो N1। लाइट किसमें जा रही है? वाटर में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे ख्याल से 4/3। तो डेप्थ कितनी थी? जो रियल डेप्थ थी किसकी? बर्ड की सरफेस से, वो कितनी थी? 36 सेंटीमीटर। और डी डैश आपको एपेरेंट डेप्थ निकालनी है। तो एपेरेंट डेप्थ कितनी आ गई? इससे आप कैलकुलेट करोगे तो एपेरेंट डेप्थ आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। और 48 सेंटीमीटर एपेरेंट डेप्थ आ गई, तो मेरा आंसर में 48 सेंटीमीटर ये रहा आंसर, और ये हो गया आपका आंसर सही। गुड। नहीं बेवकूफो, 48 सेंटीमीटर होगा आपका गलत आंसर। और कभी भी हमेशा जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करो मेंस में, तो मेंस में हमेशा लोग यही गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? कि जो भी आपका आंसर आया है वो चारों ऑप्शन में से वो आंसर आपके पास मिल ही जाएगा, लेकिन आंसर 48 नहीं है। 48 क्यों नहीं है? क्योंकि फिश की जो डेप्थ है, फिश जितने हाइट, ये फिश जितने रियल डेप्थ पे है वो वहां से देख रही है ना, तो फिश वो सरफेस से कितने डेप्थ पे है? 24 सेंटीमीटर के डेप्थ पे है। तो टोटल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर प्लस ये जो एपेरेंट डेप्थ है किसकी? बर्ड की, वो कितनी है? 48। तो 24 प्लस 48 कितना होता है? मेरे ख्याल से होगा 72 सेंटीमीटर। तो योर करेक्ट आंसर विल बी 72 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस से जो फिश की डेप्थ है वो भी तो कैलकुलेट करोगे। तो हमेशा जब भी आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो आपकी डेप्थ आई है वो, जैसे आपकी जो डेप्थ आई थी वो आई थी 48 सेंटीमीटर, तो वो तो आपको यहाँ ऑप्शंस में मिलेंगे ही मिलेगी, लेकिन वो ऑप्शन सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे इस केस में फिश जो है बर्ड को देख रही थी, तो उस सरफेस से जो फिश की हाइट है वो भी तो आपको ऐड करनी पड़ेगी ना। ये नहीं करोगे? तो बिल्कुल करेंगे। बस, तो यहाँ पे अपना हर एक इंसान जो है वो गलती करता है, लेकिन अपन को यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप लोग करवा रहा हूँ, करते हैं एक और क्वेश्चन अपन लोग। चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन में कल आप लोगों को लगानी है, नहीं तो मैं तो समझाऊंगा। है क्या क्वेश्चन में कि एक आई है और ये आप लोगों का फर्स्ट मीडियम है एयर, ये आपका सेकंड मीडियम है ग्लास, और ये अगेन आपका फर्स्ट मीडियम आ जाता है जो कि है एयर। तो एक आई है जो इस सरफेस से, ग्लास के सरफेस से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, और ये जो ग्लास है इसकी जो विड्थ है वो है 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर के बाद आपका अगेन क्या आ जाता है एयर। और इस एयर में 10 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या डिस्टेंस है आपकी? ओ, आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो है ओ। अब इस आई को, इस ओ को, ऑब्जेक्ट को देखना है, तो फाइंड द एपेरेंट डेप्थ ऑफ ओ एज सीन बाय आई। एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं समझा रहा हूँ वीडियो पॉज करके। चलो
ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, अब जितने लोगों ने ट्राई किया हो तो आंसर चेक कर लेना, नहीं किया हो तो मेरे साथ करना क्वेश्चन। एंड इस जब भी ऐसे अलग अलग मीडियम दे दिया जाए ना, एयर फिर वाटर फिर एयर, ऐसे 2-3 मीडियम जब भी आपको दे दिया जाए, करना कुछ नहीं करना, इन मीडियम्स को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। वन बाय वन मतलब सबसे पहले मैं दो मीडियम को कंसिडरेशन में लूंगा। जैसे कि ये जो आई है, इसको मैं इस मीडियम में कहीं पे सपोज ये आई जो है यहाँ पे कहीं पे ये आई प्लेस्ड है, यहाँ पे कहीं पे भी ये आई जो है प्लेस्ड है, और होगा क्या कि ये आई अब अगर यहाँ प्लेस्ड है तो अपने पास सिर्फ दो ही मीडियम बचे हैं, है ना। वन बाय वन मैंने आपको क्या बोला कि वन बाय वन अपन इसको सॉल्व करें। वन बाय वन सॉल्व करने पे मैंने आई को सेकंड मीडियम पे रखा है, ठीक है। तो वन बाय वन अपन सॉल्व करते हैं। तो अगर मेरी आई इधर रखी है तो अपन लगाते हैं फॉर्मूला n2 by n1 is equals to d by d dash। n2 जिससे लाइट आ रही है, लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है 1। n1 जिसमें लाइट जा रही है, तो लाइट किसमें जा रही है, ग्लास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। डेप्थ जो है वो एक्चुअल डेप्थ कितनी है, इस सरफेस से ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेप्थ है 10 सेंटीमीटर, रियल डेप्थ 10 अपॉन ये d डैश। तो d डैश यहाँ से मेरे ख्याल से कितना निकलेगा, 1.5 into 10, तो 1.5 into 10 will be 15। तो d डैश आएगा आपका कितना, 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया आपका, d डैश आ गया। और d डैश मतलब इमेज जो बन रही है वो इस सरफेस से करीब करीब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है, ठीक है। ध्यान से समझना होता क्या है इसमें। अपन ने रिफ्लेक्शन के केस में एक ये एक्चुअली में फिनोमेना है कि जो इमेज बनती है वो थर्ड मीडियम के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन के केस में फिनोमेना है, लेकिन वो फिनोमेना विदाउट रिफ्लेक्शन के केस, विदाउट रिफ्लेक्शन पार्ट पढ़े हुए भी आप समझ सकते हो, एक जनरल कॉमन सेंस वाली बात है। ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना कि ये आई को क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट इधर है क्या, ना। इस आई को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इधर है। इस आई को कहाँ लग रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इधर है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, है ना। इस आई के केस में ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, यहाँ 15 सेंटीमीटर के केस, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया, इसको मैंने नाम दिया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहां ऑब्जेक्ट असली में है नहीं, वहां ऑब्जेक्ट असली में है नहीं, मैंने उसको सिर्फ नाम दिया है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, असली में वहां ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। चलो सेकंड केस लेते हैं। अभी तो मैंने आई को कंसीडर किया था इधर पे, अब आई अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही है। तो जो ये इमेज है जो इस आई के लिए बन रही है, दैट विल बी नाउ कंसीडर्ड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना, फॉर दिस आई, ठीक। तो अगेन फॉर्मूला मैं लगाता हूँ, n2 अपॉन n1 विल बी इक्वल्स टू d बाय d डैश। देखना ये इमेज और ये आई है, इसके केस में आपकी जो इमेज, जो आपके ऑब्जेक्ट है वो यहाँ क्या, यहाँ पे प्लेस्ड है, नहीं, वो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है आपका 15 सेंटीमीटर पे। तो ये डिस्टेंस हो गई 15 और ये डिस्टेंस हो गई इस सरफेस से 15। तो यहाँ पे जो रियल डेप्थ हो जाएगी, अच्छा n2 मतलब जिससे लाइट आ रही है, n2 मतलब जिससे लाइट आ रही है, किससे आ रही है, ग्लास से आ रही है, क्योंकि आई यहाँ पे है ना, पहले थी मतलब, तो अब यहाँ से यहाँ जाएगी लाइट। तो n2 मतलब जिससे लाइट आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, n1 जिसमें लाइट जा रही है, दैट इज 1। d will be your 15 plus this 15, 30 upon d dash जो आपको निकालना है ना। प्रॉब्लम आप लोगों को अगर हल्के सा थोड़ा सा जोर लगाने की जरूरत पड़ रही होगी दिमाग में, क्योंकि रिफ्लेक्शन अपन लोगों ने नहीं पढ़ा है, आपके कोर्स से हट गया है, लेकिन आप खुद सोचो कि ये आई जो है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे तो देख ही नहीं रही है, ये आई इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख रही है। तो अपन कंसिडरेशन में क्या लेंगे, ये वाली हाइट कंसिडरेशन में लेंगे। तो 15 plus 15 will be 30 सेंटीमीटर इज योर रियल डेप्थ फॉर योर आई, है ना। तो यहाँ से अपना जो एपरेंट डेप्थ निकलेगी वो निकलेगी 30 अपॉन 1.5, मतलब d डैश विल बी
20 सेंटीमीटर, डी डैश विल बी 20 सेंटीमीटर, मतलब इमेज कहाँ बन रही है 20, यहां से इमेज इस सरफेस से 20 सेंटीमीटर पे बन रही है। सपोज ये वाला पॉइंट था आपका आई, ये वाला पॉइंट हो गया आई डैश, तो 20 सेंटीमीटर एट आई डैश, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे बेवकूफो, फिर वही गलती, 20 सेंटीमीटर नहीं होगा आपका करेक्ट आंसर। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। अब ये 40 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर कैसे होगा वो मेरे को आप लोग बताओगे। सर 40 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर ऐसे होगा कि हमारी जो आई है इसका ये जो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस, एंड इस सरफेस से जहां इमेज दिख रही है दैट डिस्टेंस, दैट इज 20 सेंटीमीटर। सो टोटल विल बी योर 20 प्लस 20 सेंटीमीटर, तो टोटल इट विल बी 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ इस आई से जो आपकी इमेज बन रही है वो कितने दूर बन रही है, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में है, लेकिन इस सरफेस पे थोड़ी ना आई रखी है, आई रखी है इस सरफेस से 20 सेंटीमीटर दूर। तो ये 20 सेंटीमीटर प्लस दिस 20 सेंटीमीटर विल गिव यू द इमेज। समझ में आया क्वेश्चन। तो हमेशा जब भी आपको अलग अलग मल्टी मीडियम्स दे दिया जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम, आपको 4 मीडियम भी दे दिया जाए ना, तो आपको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमेशा सॉल्व करना 1 बाय 1, एक मीडियम फिर दूसरे मीडियम फिर तीसरे मीडियम, और हर बार आपको ये फॉर्मूला लगा सॉल्व करते जाना है, तो डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूंगा, आप लोग खुद करोगे ईमानदारी से, नहीं बनेगा तो मैं तो हूं ही यहाँ समझाने के लिए। एक क्वेश्चन और करके देखेंगे अपन। चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है। इसमें क्वेश्चन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये रखा है आपका ऑब्जेक्ट, ये रखी है आपकी आई, और ये कोई मीडियम है, मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, ये कोई मीडियम है ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और ये कोई एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, ये मीडियम है एयर। ये ऑब्जेक्ट रखा है और ये है आपकी आई। डिस्टेंसेस सारी की सारी आप लोगों के पास गिवन है। अब आपको दिखाना है कि फाइंड द अपरेंट डिस्टेंस ऑफ O as seen by I। ये O की अपरेंट डिस्टेंस as seen by I। There are 3 different mediums, डरने की जरूरत नहीं है। 1 by 1 सॉल्व करना, पहले सारी को इधर कहीं पे प्लेस करना और आप निकालना उसकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट निकलता है वो निकालना। उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फिर यहाँ पे आई को वापस लेके आना और फिर इस मीडियम के रिस्पेक्ट में चीजों को सॉल्व करना। 1 by 1 सॉल्व करोगे बहुत इजी हो जाएगा। ईमानदारी से सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगा, तो फिर मेरे साथ करना। 1 2 3 4 5 वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जितने लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जितने लोगों ने नहीं किया है मेरे साथ करना, और जितने लोगों ने कर लिया है अपना आंसर्स क्रॉस चेक करना। सबसे पहले तो मैं इन 2 मीडियम्स के बारे में बात करूंगा, एयर और ग्लास। तो अगेन सेम फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज N2 by N1 will be equals to क्या हो गया आपका रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो N2 जहां से लाइट आ रही है, लाइट कहां से आएगी, ऑब्जेक्ट एयर में रखा है तो ऑब्वियसली लाइट एयर से ही आएगी। 1 अपॉन जहां पे लाइट जा रही है दैट इज N1, मतलब ग्लास में लाइट जा रही है, तो ये हो गया 1.5 will be equals to ऑब्जेक्ट की एक्चुअल इस सरफेस से है वो क्या है, एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ 20 सेंटीमीटर, 20 अपॉन डी डैश। यहाँ से आप लोगों का जो डी डैश निकलेगा वो कैसे निकल जाएगा, 20 into 1.5। तो आपका जो डी डैश निकला वो निकला 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से कहाँ पे प्लेस्ड है, इस मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट मेरे को दिखाई दे रहा है इस सरफेस से। तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया ना, ये हो गया आपका आई। और ये जो आई है ये क्या है आपका, दिस आई विल बी योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो आई यहाँ पे कहीं पे भी रखी है ये इस ऑब्जेक्ट को यहाँ नहीं देख पा रही है, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ इस 30 सेंटीमीटर की पोजीशन पे देख पा रही है ना। तो इसलिए मैं इसको नाम कह देता हूँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक, चलो अब
यहाँ पे आई रखी है तो इस मीडियम और इस मीडियम के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आई रखी थी उसके केस में तो अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट निकल आया है ना। तो अब यहाँ पे और यहाँ के केसेस में मैं बात करूँ आपसे, तो फॉर सेकेंड मीडियम, फॉर मीडियम 2, सेकेंड मीडियम के केस में बात करूँ, अगेन सेम फॉर्मूला, n2 by n1 will be equals to d upon d dash। n2 जहां से लाइट आ रही है, लाइट कहां से आ रही है इस बार, ग्लास से आ रही है, क्योंकि ग्लास से आई ना, आई ने पहले यहाँ पे रखी हुई थी। अब जहां पे लाइट जा रही है, कहां जा रही है, मीडियम x में जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। रियल डेप्थ कितनी दे दी गई है आपको, ये 30 से सरफेस से कैलकुलेट करो तो 30 है और 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो 30 + 30 विल बी 60 अपॉन d डैश, सॉरी डैश ऊपर आएगा, d डैश, तो d डैश आपको निकालना है, तो d डैश, तो यहाँ से आपका मेरे ख्याल से जो d डैश निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 60 × 2 दैट इज 120 अपॉन 1.5, तो ये निकलेगा क्या, 80 सेंटीमीटर, है ना। मतलब इमेज कहाँ दिख रही है, इसको 80 सेंटीमीटर पे दिख रही है, समझ गए, 80 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को इमेज दिख रही है, यहां से ऐसा 80 सेंटीमीटर, तो ये पोजीशन में मार्क कर रहा हूं क्या, आई डैश। तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो आई है, ये इस ऑब्जेक्ट को कहां दिख पा रही है, 80 सेंटीमीटर दूर। तो क्या आपका 80 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा, जी नहीं, 80 सेंटीमीटर बिल्कुल भी सही आंसर नहीं होगा, 80 सेंटीमीटर आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 80 सेंटीमीटर तो आपका क्या हो गया, इस सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई 80 सेंटीमीटर, लेकिन आपकी आई यहाँ पे रखी हुई है, तो उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम आई क्या होगी, एक सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम आई क्या हो जाएगी, डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, तो इस सरफेस से लेके इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस हो गई। लेकिन अच्छा मैं पूरी बना देता हूं, लो ये 20 सेंटीमीटर भी तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आई भी तो 20 सेंटीमीटर दूर है, तो +20, तो ये कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर इसकी क्या निकल आई, टोटल लेंथ। तो योर आंसर विल बी 100 सेंटीमीटर, योर आंसर विल बी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, समझना ध्यान से, कि सबसे पहले अलग अलग मीडियम लिया मैंने, पहले ये दो मीडियम ले, आई को यहाँ पे कहीं पे भी प्लेस किया, उसके रिस्पेक्ट में मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट निकाला, है ना। अब ये वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में वर्चुअल ऑब्जेक्ट निकल आया, फिर आई वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे प्लेस की, और उस आई से फिर मैंने क्या निकाल लिया, आपका टोटल लेंथ निकाल ली, जिसमें मैंने ये पता किया कि यहाँ से इस सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट है वो 80 सेंटीमीटर की दूरी पे दिखेगा। लेकिन ये जो 20 सेंटीमीटर है, ये भी तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा ना, तो 20 सेंटीमीटर भी मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया, तो आपका जो टोटल आंसर आया 100 सेंटीमीटर आ गया। और हमेशा ध्यान रखना, अच्छा अगर आपका मेन से एडवांस में इसको 4 मीडियम कर दिया, 1 2 3 4, डरोगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं डरोगे, मुझे पता है आप लोग, क्यों, क्योंकि आपको कंसेप्ट आ गया है समझ में, ये 1 बाय 1 मीडियम आपको इसको सॉल्व करते जाना है, और लास्ट मीडियम में आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके एक और इंटरमिक्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन वो वाले क्वेश्चंस इस साल आपके सिलेबस से हट चुके हैं, तो उसके प्रैक्टिस में आप लोगों से नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन अपन लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो इस क्वेश्चंस में अगर कुछ भी डाउट हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में।